भारत सरकार 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न का पुरस्कार दिया है, जिसमें से 1 लोग जीवित हैं और 4 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है, यानी कि वो मर चुके हैं। पहला नाम है लाल कृष्ण आडवाणी का, जो कि अभी जीवित हैं और वे भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं और आज जो भाजपा खड़ी है उसकी नींव रखने वाले वही थे। उन्होंने ही राम जन्मभूमि के मुद्दे को ऐसा भुनाया कि उनकी पार्टी, जो कि 1984 में केवल 2 सीट जीती थी, फिर उसके बाद उनकी सीट जो है धीरे धीरे सैकड़ों की तरफ बढ़ती चली गई। तो लाल कृष्ण आडवाणी को तो देना ही था भारत रत्न, वहां तो पार्टी कैडर की बात थी। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है कर्पूरी ठाकुर का आता है। कर्पूरी ठाकुर जो है 1977-78 से लेकर के 1980 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे और बिहार में अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अति पिछड़ा कास्ट के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। और इसकी वजह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में वोट की फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक ओबीसी का वोट ज्यादातर जाता था लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के पास, लेकिन अब यह पुरस्कार मिल जाने से उसमें भी सेध लग गई है। उसके बाद जो है तीसरा नाम जो आता है वह नाम आता है एम एस स्वामीनाथन का। एम एस स्वामीनाथन जो कि 1965 में हुई भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति का मतलब है कि भारत में अनाज का उत्पादन बढ़ गया था, जो कि बीज अमेरिका से एम एस स्वामीनाथन लाए थे शोध करके, जिससे जो है भारत अनाज पैदा करने में आत्मनिर्भर हो गया था। उससे विदेशों से अनाज लेने की जरूरत नहीं थी। उस समय 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे। अनाज कम होने के कारण वे देशवासियों को प्रेरित करते थे कि हर सोमवार को आप लोग उपवास रखें, ताकि भारत को जो है विदेशों से अनाज, गेहूं या चावल न मंगवाना पड़े। लेकिन हरित क्रांति की वजह से भारत जो है अनाज के प्रोडक्शन में, अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया, तो उनको भी भारत रत्न देना भारत सरकार का बिल्कुल उचित है। और इसी लिस्ट में जो है चौथा नाम आता है चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह जाटों के बहुत बड़े नेता थे और जो कि 1980 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में वे एक भी दिन लोकसभा में जा नहीं पाए, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस पार्टी, जिनके समर्थन से वे प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी जी ने वह समर्थन वापस ले लिया। अब उनकी सरकार गिर गई। तो इस वजह से इस पूरी जगह पर जाटों के वोट को भी सेंध लगाने के लिए भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया है। और अभी रिसेंटली उनके जो पोते हैं जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा हो चुका है लोकसभा आने वाले चुनाव के लिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को यह बेनिफिट होने जा रहा है। जिसमें से 5वां नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव का। पीवी नरसिम्हा राव तो कांग्रेस ही थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न क्यों दिया? क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। शायद ही भारत का कोई प्रधानमंत्री हो जो कि पीवी नरसिम्हा राव की बराबरी कर सके। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी कांग्रेसी को भारत रत्न दिया है। इससे पहले 2015 में भारत सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दे चुकी है। पीवी नरसिम्हा राव जो है उनका भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले जब राजीव गांधी जी की सरकार थी 1984 से लेकर के 89 के बीच में, तो वे भारत के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, मतलब इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे। उन्होंने सबसे पहले लाइसेंस राज खत्म किया भारत से। इसका सबसे बड़ा श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को ही जाता है। फिर उसके बाद जब 1991 में कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन तब भी पीवी नरसिम्हा राव सरकार बना ले गए, 5 साल तक प्रधानमंत्री थे। और 1992 में जब भारत में विदेशी मुद्रा कुछ ही हफ्तों का बचा था, तब भारत में आर्थिक उदारवाद की नीति को लाने वाले पीवी नरसिम्हा राव ही थे। इसीलिए उन्हें जो है भारत के में आर्थिक उदारवाद का जनक भी माना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव ही थे जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजनीति में लेकर के आए और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एलपीजी की पॉलिसी लाए, लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण जो आज भारत की जो आर्थिक प्रगति दिख रही है, ये सब पीवी नरसिम्हा राव का ही कमाल था, जिसकी नींव पीवी नरसिम्हा राव ने ही रखी थी। इसके साथ ही साथ 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद अयोध्या में ढाई जा रही थी हिंदुओं के द्वारा, तो भी झगड़ा बहुत पुराना था और 82% उस समय भारत में हिंदू थे। तो उनकी भावनाओं को समझते हुए पीवी नरसिम्हा राव ने सेंट्रल फोर्स अयोध्या नहीं भेजी और मस्जिद को ढह जाने दिया और झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर दिया इन्होंने। इसके साथ ही साथ 1994 में पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशंस में जो है एक प्रस्ताव लेके आया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जनमत संग्रह होगा और उस जनमत संग्रह से यह होगा कि वहां की पब्लिक क्या चाहती है, भारत में जाना चाहती है कि पाकिस्तान में जाना चाहती है, अलग देश बनाना चाहती है। उस समय भी पीवी नरसिम्हा राव ने ही अपनी कूटनीति से उस रेफरेंडम की पॉलिसी को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया था। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो कि देश हित में था। और इतने पर ही नहीं, उनके समय में भारतीय जनता पार्टी ग्रो बहुत ज्यादा किया, लेकिन जब से फिर से गांधी नेहरू फैमिली आ गई राजनीति में, इन्होंने सारे अपने गलत काम पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर मढ़ दिए। और 2004 में जब पीवी नरसिम्हा राव मरे दिल्ली में, तो उनकी डेड बॉडी को कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के मुख्यालय में भी नहीं रखने दिया गांधी नेहरू की फैमिली ने।
नहीं रखने दिया। और सारा का सारा यमुना घाट जो दिल्ली में है वह गांधी नेहरू परिवार से पटा हुआ है, मतलब उनके मरने के बाद वहां पर घाट बनाए गए, ये वन मतलब इस तरह से वहां पर चलता रहा। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव को दिल्ली के यमुना घाट पर भी जगह नहीं मिली, उनकी बॉडी को क्रिमेट किया गया हैदराबाद में। ये चीज थी और जिसकी वजह से, अपने काम की वजह से आज पीवी नरसिम्हा राव जो कि 17 भाषाएं जानते थे, पेशे से वकील भी थे और उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा काम किया, तब जाकर के उनको आज ये